आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में और देखेंगे कि कौन-कौन से हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों से किस प्रकार से हमारे प्रश्न बनते हैं। तो इसी को हम देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप आज का टॉपिक जो है हमारा भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। तो इन अनुच्छेदों को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं विस्तृत रूप से समझने वाले हैं और उन अनुच्छेदों को हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम भाग 1 जो हमने संविधान का पढ़ा था, आज उस भाग में हम कितने अनुच्छेद हैं और कौन-कौन से उस भाग से हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा भाग 1 जो है भारतीय संविधान का, उसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले संघ राज्य क्षेत्र हमने पढ़ा था। तो संघ राज्य क्षेत्र ये होता क्या है, इस पर हमने बात करी थी कि जो हमारे क्या होता है, एक संघ होता है और संघ किसको मिला के बनता है, राज्यों को मिला के क्या बनता है, संघ बनता है। जैसे हमारे भारत में भी जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों को मिलाकर एक संघ बनता है और उस संघ का प्रमुख हमारे जैसे केंद्र सरकार उसमें होती है, उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारी चीज़ें हमारी उसके प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। तो संघ राज्य क्षेत्र जो है इसमें हमारे कितने अनुच्छेद आते हैं, 1 से लेके 4 तक के अनुच्छेद आते हैं। तो इन 1 से लेके 4 तक के अनुच्छेदों में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमारा एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद नंबर 1। तो अनुच्छेद जो 1 है इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसका क्या मतलब है, ये कहता है कि जो हमारा इंडिया है वही क्या है, भारत है। यानी इंडिया ही क्या है, भारत है और भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। और ये भारत और जो इसको हम इंडिया या भारत कह रहे हैं वो क्या है, मतलब राज्यों का एक संघ है। यानी जो राज्य हैं उनका एक मिलाकर एक संघ बनाया गया है और किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है कि जो भारत है वो उसका नाम एक तो इंडिया कह लो, आप भारत कह लो, ये क्या है, राज्यों का क्या है, मिलाकर एक संघ बनाया गया है और इस संघ से किसी भी राज्य को अलग होने की अनुमति नहीं है। तो पहला अनुच्छेद हमारा पूछता है कि इसमें क्या लिखा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। और नंबर 2 पर हमारा दूसरा अनुच्छेद आ जाता है, इसमें आता है हमारे नए राज्यों का प्रवेश। अब नए राज्यों का प्रवेश से क्या मतलब है, जैसे भारत है हमारा, अगर भारत में कोई बाहरी राज्य अगर शामिल होना चाहता है तो उन राज्यों को किस प्रकार से शामिल करा जाएगा, उसको कैसे भारत का एक राज्य बनाया जाएगा, तो उसकी प्रक्रिया हमारे अनुच्छेद नंबर 2 में देखने को मिलती है। जैसे जब सिक्किम एक राज्य हुआ करता था, जब वो हमारे भारत में शामिल नहीं था, वहाँ पे क्या होता था, एक अन्य वहाँ के राजा हुआ करते थे, वो राजा भारत में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये जो सिक्किम राज्य है वहाँ के शासन प्रशासन ने क्या किया कि भारत को वहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी। तो भारत ने उसकी कुछ प्रशासनिक और कुछ मतलब सिक्योरिटी से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित कार्यों को पहले अपने पास लिया। उसके बाद से धीरे धीरे उन्होंने, जब वहाँ की जनता ने क्या करा कि सिक्किम के राज्य के जो रहने वाले लोग थे उन्होंने भारत में शामिल होने की इच्छा जताई। तो उसके बाद से एक संविधान में 36वां संविधान संशोधन करा जाता है और 1975 में ये होता है। तो उस पे के बाद हमारे जो सिक्किम राज्य है उसको हमारा भारत का क्या बना दिया जाता है, पूर्ण राज्य के रूप में क्या कर दिया जाता है, एक राज्य बना दिया जाता है। तो मतलब जो हमारे अदर क्या है राज्य है उनको भारत में किस प्रकार से मिलाया जाएगा, उसकी प्रक्रिया हमारे किसमें, अनुच्छेद नंबर 2 में इसको रखा गया है। जैसे अभी कोई भारत से बाहर का क्या है, भारत के बाहर के जो राज्य है उनका, उसमें जो कोई भारत में शामिल होने की इच्छा जताता है तो वो किस प्रकार से उसका शामिल करा जाएगा, उसकी प्रक्रिया हमारे अनुच्छेद नंबर 2 में देखने को मिलती है। अब आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 3, ये है नए राज्यों का गठन। या नए राज्यों का गठन से क्या मतलब है, जो भारत के राज्य हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से हमारा उत्तराखंड बना, तो कैसे इसको बनाया जाएगा। और जैसे हमारे देखा था कि वहाँ तेलंगाना को नया राज्य के रूप में गठन किया गया, तो इन राज्यों को जो भारत के राज्यों से अलग उनको बनाने की मांग जब उठती है तो किस प्रकार से उन राज्यों का गठन करा जाएगा, उसकी प्रक्रिया हमारे अनुच्छेद नंबर 3 में रखा गया है। तब इसमें नए राज्यों का गठन की बात होती है। अब गठन में देखो, राज्यों की एक तो सीमा किस प्रकार से गठित की जाएगी, दूसरा उनका नाम किस प्रकार से उनका नाम होगा, और दूसरा वहाँ पे क्षेत्र में परिवर्तन किस प्रकार से होगा। तो इसकी बात हमारी अनुच्छेद नंबर 3 में होती है। और ये जैसे ही तेलंगाना को बनाया गया था 2014 में, तो तेलंगाना क्या करा गया था, तेलंगाना को अलग करके एक राज्य के रूप में किया गया, 2014 में गठन करा गया। तो हमारे जो भारत के राज्य हैं उनके किस प्रकार से गठन किया जाएगा उसकी बात होती है हमारे अनुच्छेद नंबर 3 में। अब आता है हमारा भाग 2। तो भाग 2 जो है संविधान का, इसमें आती है नागरिकता। देखो पहले हमने संघ बनाया, सारे राज्यों को मिला के एक संघ बना दिया, उसी संघ को हम क्या कह रहे हैं, देश कहते हैं। और उस देश में जो रहने वाले लोग हैं उनको आप किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, किस प्रकार से कौन भारत का नागरिक होगा, तो उस पर की प्रक्रिया हमारी ये भाग 2 में होती है। और ये 5 से 11 अनुच्छेद इसमें आते हैं, 5 से लेके 11 तक के अनुच्छेद भाग 2 में नागरिकता से संबंधित हो। अब ये नागरिकता क्योंकि जो भारत में रहेंगे उनको भारत का नागरिक कहा जाएगा,
तो इनको किस प्रकार से भारत की नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि जब भारत आज़ाद होता है उस वक्त क्या होता है कि आज़ादी के बाद से बहुत सारे लोगों का भारत और पाकिस्तान दो क्या बन गए थे, दो देशों का निर्माण कर हो गया था। तो जो कुछ लोग ऐसे थे कि जो पैदा तो भारत में हुए थे लेकिन वो कहाँ पाकिस्तान वाले एरिया में रहते थे, और लेकिन उसके बाद से कुछ लोग पाकिस्तान से भारत में आए, कुछ भारत से पाकिस्तान में गए। तो इन सब चीज़ों को देख के हुए ही क्या करा गया, इस नागरिकता का प्रावधान करा गया है संविधान में। जैसे कि पहला जो अनुच्छेद 5 है इसे कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब जब हमारी देश को आज़ादी मिलती है तो आज़ादी के बाद से किस प्रकार से कौन भारत का नागरिक कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग कई सालों से जैसे 5-6 साल रह रहे थे, रहते हुए हो गए थे लोगों को, तो उनको किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी। कुछ बाहर बाहर के लोग भी थे यहाँ पे, तो वो लोग भी भारत का नागरिक बनना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ पे की नागरिकता दी जाएगी। तो अनुच्छेद 5 कहता है कि जैसे कि इसमें आता है कि या तो कोई बाहरी व्यक्ति अगर भारत में 5 साल से रह रहा हो तो उसको हम नागरिकता देंगे कहता है। और दूसरा कहता है कि अगर किसी का जन्म अगर भारत में हुआ है और वो बाहर रह रहा हो तो उसको भी हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं। और तीसरा इसमें हो सकता है कि कोई भारत के क्या हो सकता है, कोई बच्चा है अगर उनके माँ बाप अगर भारत में किसी भी, या माँ का जन्म अगर भारत में हुआ हो या उसके पापा का जन्म भारत में हुआ तो उसको भी भारत की क्या की जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। तो भारत के संविधान में जब ये अनुच्छेद 5 को इसमें क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था और बहुत सारे लोग यहाँ पर भारत में रहते थे, बाहर के लोग भी। तो उन लोगों की नागरिकता का भी प्रावधान इसमें करा गया अनुच्छेद नंबर 5 में। अब आता है अनुच्छेद 6। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों की नागरिकता। अब देखो पाकिस्तान से भारत में आए नागरिक जो हैं उनको कैसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान दो राज्यों का गठन होता है तो इन राज्यों का गठन होने के बाद से क्या होता है कि वहाँ से कुछ लोग भारत में आ गए थे और कुछ भारत से वहाँ चले गए थे। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए उनको किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी भारत की, तो उसी का प्रावधान हमारा अनुच्छेद नंबर 6 कहता है। यानी अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों की नागरिकता की बात करता है। आगे आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 9। तो अनुच्छेद 9 क्या कहता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर स्वतः भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी हमारा कोई भारतीय नागरिक है, वो कोई अन्य देश की अगर नागरिकता अपनी स्वेच्छा से लेता है, अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसकी भारत की नागरिकता जो होगी वो अपना भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी उसको भारत की नागरिकता अब खुद ही समाप्त मानी जाएगी अगर वो अन्य देश का नागरिक बन जाता है। तो आगे आता हमारा अनुच्छेद नंबर 11। अब अनुच्छेद नंबर 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। अब देखो संसद होती क्या है, ये 3 चीज़ों को मिला के बनती है, एक हमारी लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा जो राष्ट्रपति है। तो ये जो हमारे नागरिकता संबंधी प्रावधान है इसका अधिकार, इसके अधिकार किसको दिए गए, संसद को दिए गए हैं। यानी संसद क्या कर सकती है, इस कानून बना सकती है इस पर नागरिकता संबंधी। जैसे सबसे पहले 1955 में नागरिकता अधिनियम आता है, वो संसद के द्वारा लाया जाता है। अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि 2019 में हमारा एक नागरिकता अधिनियम आया है, तो वो संसद के पास वो अधिकार है, वो किस प्रकार से नागरिकता को क्या कर सकता है, नागरिकता के प्रावधान कर सकता है, नागरिकता देने के प्रावधान में चेंज कर सकता है। ये सारी पावर किसके पास होती है, संसद के पास होती है। तो ये अनुच्छेद नंबर हमारा 11 है। अब देखिए इसमें आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आपसे अगर जब प्रश्न अगर आता है तो उसमें पूछता है कि अनुच्छेद 5 हमारा किसको दर्शाता है, इसमें क्या लिखा गया है, 11 के बारे में पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब आता है हमारा भाग 3। देखिए हमको संघ बना दिया हमने, उसके बाद से हम संघ में रहने वाले लोगों को हमने नागरिक बना दिया। नागरिक बनाने के बाद से अब उस नागरिकों को कुछ अधिकार भी देने पड़ेंगे। अब राज्य में अगर रह रहे हैं तो राज्य का भी एक हक बनता है कि वो जो राज्य में रहने वाले लोग हैं उनको कुछ क्या दे, अधिकार दे, उस राज्य में रहने के कुछ अधिकार उनके होने चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे जो 12 से लेकर 35 तक के हमारे क्या है, मूल अधिकार की बात होती है। तो मूल अधिकार ये भाग 3 आता है, मूल अधिकार से संबंधित है। इसमें 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद आते हैं। अब मूल अधिकारों में भी क्या है, हमारे जो हमारे भारतीय लोगों का भी जो क्या मिलते हैं, हमारे मूल अधिकार हमको भी दिए गए हैं। वो 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। पहले ये 7 हुआ करते थे। एक जो हमारा अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, या इसको हम कह सकते हैं कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ये अधिकारों की। तो जैसे हम सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। जैसे कि उसमें समानता का अधिकार है, 14 से लेकर 18 तक का हमारा समानता के अधिकार देखने को मिलता है। उसके बाद से हमारा ये 19 से लेकर 22 तक का हमारे क्या स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलता है। उसके बाद से हमारा 23 और 24 अंकों के शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है हमारे, अगर हमारा शोषण के और कहीं किसी का शोषण हो रहा है या कोई व्यक्ति किसी का शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं और हम उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार देखते हैं हम 23-24 को। उसके अलावा 25 से लेकर 28 तक का जो है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमको मिलता है। 29 और 30 हमको शिक्षा और संस्कृति का अधिकार मिलता है।
जो हमारा उसके पास 31 था हमारा क्या संपत्ति का अधिकार, तो इस 31 को क्या कर दिया गया है आर्टिकल 300A में इसको रख दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है इसको। और उसके बाद से हमारा आता है आर्टिकल 32 जिसमें हम देखते हैं कि क्या हमको क्या क्या है और जिसमें उसको क्या कर सकता है हाई कोर्ट और क्या सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण के प्रति वो क्या लेता है, जिम्मेदारी लेता है। अगर किसी की भी नागरिक का अगर अधिकारों का हनन हो रहा है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में क्या कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। तो उसमें क्या करता है जो न्यायालय है उसमें उसकी पूर्ण रूप से सुनवाई करता है, जिसमें वो 5 प्रकार की रीट क्या करता है जारी करता है। तो इन सब चीज़ों को हम आगे समझेंगे, पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं इन अनुच्छेदों को एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 13 है, अब देखिए 13 हमारे 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद हमारे मूल अधिकार से संबंधित है, जिसमें हमारा पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद नंबर 13। तो अनुच्छेद जो 13 है ये मूल अधिकारों की रक्षा से संबंधित उपबंध की बात करता है। अब देखो मूल अधिकारों का जो संरक्षक माना जाता है वो हमारा माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को। तो SC का मतलब है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, या इसको हम बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। देखो उच्चतम न्यायालय है, उसके नीचे हमारे उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के नीचे हमारे जिला न्यायालय आते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है जैसे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि अगर हमारे मूल अधिकारों के ऐसे संबंधित कोई भी अगर उपबंध होगा तो मूल अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है, हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास हमारी रक्षा से संबंधित है। जैसे कि यहाँ पे हमारा आर्टिकल 14 आता है विधि के समक्ष समानता, यानी जो 14 जो कहता है कि विधि के समान हमको समानता। अब समानता की बात हमारी 14 से लेके 18 तक हमको समानता का अधिकार है। 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। अब विधि क्या होती है, जैसे संसद क्या करती है कोई कानून बनाती है, या कानून या तो संसद बना सकती है, जैसे उसमें कार्यपालिका कोई कानून बना सकती है, या इसके अलावा कभी अध्यादेश जारी कर देते हैं राष्ट्रपति, तो उसमें भी वो भी एक कानून बन जाता है अगर वो संसद उसको पारित कर देती है। अगर विधि के समक्ष समानता की बात होती है, जैसे संसद कोई कानून बनाती है, अगर वो हमारे मूल अधिकारों के अगर खिलाफ वो कानून उन्होंने बना दिया तो उस समानता की बात यहाँ पे किसमें होती है, विधि के समक्ष हमको समानता मिलेगी, तो सभी लोगों को समान रूप से न्याय मिलेगा। तो इसकी बात कौन करता है, आर्टिकल 14 हमारे क्या करता है, विधि के समक्ष समानता। प्रश्न सीधे पूछता है कि आर्टिकल 14 में क्या लिखा गया, या पूछेगा कि विधि के समक्ष समानता कौन से उसमें अनुच्छेद में, तो आप कहेंगे सीधे अनुच्छेद 14 में हमको विधि के समक्ष समानता की बात होती है। तो अगर संसद कोई इस प्रकार के अगर कानून बना देती तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उनका रिव्यू कर सकता है, उनको देख सकता है कि भाई तुम ऐसे कानून कैसे बना सकते हो जिससे क्या हो रहा है, नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण रूप से क्या है अधिकार है, वो उस कानून को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है या उसको अवैध घोषित कर सकता है। तो दूसरा आता है हमारा समानता के अंतर्गत ही आर्टिकल 15। तो 15 के हम देखते हैं कई भाग हैं इसमें। तो एक जो 15 का एक है ये कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ क्या धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति को हम धर्म के आधार पर उसके साथ क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वो किसी भी जाति का हो उसके साथ हम जाति के आधार पर क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी भी लिंग का हो उसके लिंग के आधार पर हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जन्म स्थान के आधार पर हम उसके साथ क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि वो चाहे कहीं भी पैदा हो, या वो कहीं रूरल एरिया में हो या हमारे अर्बन एरिया में हो, कहीं भी वो पैदा होता है तो उसके आधार पर हम क्या नहीं कर सकते, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये धर्म जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हमको भेदभाव जो समाप्त करा गया है वो आर्टिकल 15 में करा गया है। तो आपको ध्यान रखना है इस आर्टिकल 15 को। इस आर्टिकल 15 के भी की आर्टिकल 15A है, 15B है, 15C है, 15D है, इस प्रकार से आगे इसमें अन्य अनुच्छेद भी हैं। लेकिन हमको इतना ही याद रखना है यहाँ पे कि जो 15 है ये धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर क्या करता है, समानता की बात करता है। आगे आता है हमारा 16वां अनुच्छेद। अब 16वां अनुच्छेद क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात होती है। तो लोक नियोजन से क्या मतलब है, जैसे कोई भी अगर हम जैसे लोक नियोजन का क्या मतलब है कि जब कोई सरकारी पद है तो सरकारी पद के लिए क्या होगा, सबके लिए एक समान उसमें नियम कानून बनेंगे। अगर उसमें किसी की नियुक्ति हो रही है तो उस नियुक्ति में हम क्या करेंगे, सबको लोग उसमें समान अवसर दिए जाएंगे। देखो लोक नियोजन की बात होती है हमारे आर्टिकल 16 में, और इस आर्टिकल 16 के अंतर्गत क्या कर सकती है संसद, या क्या करती है इसके अलावा हमारा संसद हो गई और हमारा जो विधानमंडल है, राज्य का विधानमंडल, राज्य क्या कर सकता है अपने स्पेशल अगर वो किसी के लिए कुछ इस लोक नियोजन में अगर किसी, जैसे हम इसमें देखते हैं आरक्षण की एक बात देखते हैं, तो ये जो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात होती है तो उसमें राज्य क्या कर सकता है, कुछ स्पेशल प्रावधान कर सकता है। इसमें देखते हैं कि आरक्षण की बात होती है, जैसे आर्टिकल 16 है, इसी के आधार पर क्या दिया जाता है कि सब लोगों को समानता की बात होती है, जिसमें महिला रिजर्वेशन आता है और उसके अलावा हमारा SC ST OBC लोगों का रिजर्वेशन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या कर सकते हैं कि संसद और राज्य यानी विधानमंडल को क्या दिया गया है, एक अधिकार दिया गया है, वो इस लोक नियोजन के हिसाब से क्या कर सकता है कि अपने राज्य में रहने वाले लोगों की स्थिति के हिसाब से उनको चाहे उसमें EWS वाला हो या जो भी हम देखते हैं
ये सारी चीज़ें राज्य क्या कर सकता है, एक प्रावधान कर सकता है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता किसमें होती है, ये आर्टिकल 16 में होती है। आगे हमारा 17 वाला अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत होता है इसमें। अस्पृश्यता से क्या मतलब है, छुआछूत। जैसे कि छुआछूत है, ये सारी चीज़ें भेदभाव किया जाता था, इस भेदभाव के आधार पर लोगों से छुआछूत होती थी, तो ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई जब से हमारा संविधान लागू हो गया। तो अस्पृश्यता का अंत कर देता है ये आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 आपको याद रखना है कि अस्पृश्यता का अंत है, इसमें छुआछूत का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। अगला आता है हमारा 18वां अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 18। इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। अब उपाधियाँ क्या होती है, जब हमारे देश क्या हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था, उस वक्त अंग्रेज क्या करते थे, खासकर यहाँ के जो जिनके पास जो धनी लोग थे, यहाँ के जिनके पास पूंजीपति लोग थे, उन लोगों को कुछ उपाधियाँ दे देते थे अपनी ओर से, उनका कुछ नाम दे देते थे। उन उपाधियाँ देकर वो उनको एक बड़ा चढ़ाकर मतलब उनको दिखाना चाहते थे, ताकि समाज में उनका रुतबा बना सके और यहाँ की जनता के ऊपर वो क्या कर सके, अपना अधिकार जमा सके। तो अंग्रेज लोगों का एक वो था कि उपाधियाँ देना। तो इन उपाधियों का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 16 के अंतर्गत। लेकिन इसके दो अपवाद हैं। जैसे शिक्षा में किसी को जो मेडल दिया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि सेना में कुछ मेडल दिए जाते हैं, उसमें हमारा वीर चक्र है और परमवीर चक्र है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा शिक्षा में भी कुछ उपाधियाँ मिलती है, कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को इसके अपवाद माना गया है। तो शिक्षा और सेना में ले सकते हैं, लेकिन अन्य उपाधियों के क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। अगर कोई जैसे कोई अन्य देश किसी हमारे भारतीय नागरिक को अगर कोई उपाधि दे रहा है, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उस नागरिकता मतलब वो नागरिक क्या नहीं कर सकता है, उस उपाधि को नहीं ले सकता है। तो ये उपाधियों का अंत हमारे आर्टिकल 18 में कर दिया गया है। अब आता है हमारा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 19 से लेकर 22 तक हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है। अब स्वतंत्रता किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात होती है, जैसे 19 में हमको इसके 6 पार्ट हमको देखने को मिलते हैं 19 के। जैसे इसमें हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। देखो हम कहीं पर भी जाके भाषण दे सकते हैं, वहाँ हमको क्या दिया गया है, भाषण देने का, बोलने का अधिकार दिया गया है। हम अपनी बात को कहीं पर रख सकते हैं, तो इसकी स्वतंत्रता हमको इसमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत दी गई है। तो इसके हम 6 पार्ट देखते हैं इस आर्टिकल 19 के, जिसमें हमें भाषण की स्वतंत्रता है, हमको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, और संगठन बनाने के बाद हम कहीं पर इकट्ठा होकर क्या करने की, गोष्ठी करने की क्या है, स्वतंत्रता है। तो कई सारी स्वतंत्रताएं हमको इसमें दी गई हैं, 6 प्रकार की हमको देखने को मिलती है इस 19 में। लेकिन यहाँ पे सीधे पूछता है कि आर्टिकल 19 किस प्रकार का अनुच्छेद है, तो आपको कहना है कि हमको स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 19। अब अनुच्छेद 20 आता है, तो 20 जो है ये भी हमारी एक स्वतंत्रता की बात करता है। तो इसमें हमको दोष सिद्धि से संरक्षण की बात होती है। अब जैसे कोई व्यक्ति अगर कहीं कुछ अपराध कर देता है, तो उसकी दोष सिद्धि के उसमें उसको संरक्षण मिलता है। हो सकता है किसी व्यक्ति ने कुछ अपराध किया ना हो, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, बंदी बना दिया गया हो, तो उसके बारे में जब तक उसकी दोष सिद्धि नहीं हो जाती, तो तब तक उसको किस प्रकार से संरक्षण दिया जाएगा कानून के, क्योंकि कानून का ऐसा नहीं है कि दुरुपयोग किया जा सकता है। तो एक ही व्यक्ति को एक जैसे किसी ने कोई अगर कोई मतलब वो कर दिया, गलत काम कर दिया, तो उसके लिए उसको एक बार दंड दिया जाएगा। मतलब एक गलत काम के लिए उसे 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, तो एक ही बार उसको पनिशमेंट मिल सकता है। तो इसकी बात भी कहाँ होती है, ये आर्टिकल 20 में होती है। तो दोष सिद्धि से संरक्षण की बात कहाँ होती है, हमारे आर्टिकल 20 में होती है। अगला आता है हमारा आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 जो है, इसमें हमको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कौन करता है, ये आर्टिकल 21 करता है। और ये जो प्राण और दैहिक से क्या मतलब है, देखो प्राण, देखो कोई भी व्यक्ति अगर जिंदा है, तो उसको क्या अच्छा खाने की, अच्छा रहने की, और अच्छे से अच्छी हवा, अच्छा पानी और ये सारी चीज़ें मिले, और क्योंकि ताकि उसका दैहिक मतलब शरीर उसका अच्छा रहे। यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कौन करता है, ये हमारा आर्टिकल 21 करता है। तो आर्टिकल 21 हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और दूसरा इसमें 21A, तो आर्टिकल 21A भी इसमें जोड़ दिया गया है, जिसमें हमको शिक्षा का अधिकार को भी इसमें जोड़ दिया गया है। यानी शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के अंतर्गत जोड़ा गया। इसको 66वां संविधान संशोधन करके इसको 2002 में क्या बना दिया गया, एक अधिकार के रूप में बना दिया गया। और ये पूछता रहता है हमेशा कि हमारे शिक्षा का अधिकार कौन सी उसमें है, तो आपको याद रखना है 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार 66वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत इसको हमारा एक अधिकार बना दिया गया। आगे आता है हमारा 23 अनुच्छेद, हमारा 23 आता है। ये हमारे शोषण के विरुद्ध बात होती है 23 और 24 में। तो जिसमें हम देखते हैं मानव दुर्व्यापार और बालात श्रम का निषेध कर दिया गया है। तो पहले हमारे वहाँ जैसे कि कई देखने को मिलता था कि क्या होता था कि मानव का मतलब जो छोटे बच्चे होते थे, महिलाएं होती थी, इनको बेच दिया जाता था, इनका व्यापार किया जाता था, दास बना के लोग इनको ले जाते थे। जैसे हम मुगल काल पढ़ते हैं, और उससे पहले हम सती प्रथा, ये सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें देखते हैं इसके मानव दुर्व्यापार में।
जैसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो गया, बच्चों के ऊपर अत्याचार हो गया और लोगों को यहाँ से दास बना के भेज दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों का क्या कर दिया गया है, मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम, छोटे बच्चों से काम कराया जाता था तो उनका शोषण होता था। इन सब चीज़ों का निषेध कौन से किया गया, आर्टिकल 23 में इनका मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का क्या कर दिया गया, बाल श्रम का क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया है। यानी कोई भी आप मानव दुर्व्यापार नहीं कर सकता है, यानी किसी की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को आप बेच नहीं सकते हैं। भले ही ये अभी ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलता है, हमें कभी होता है कि ये चीज़ें हमको होती हुई नज़र आती हैं। और ये बाल श्रम जिसमें वो कह रहे कि इसका निषेध कर दिया गया, बाल श्रम भी हमको अभी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी ये पूर्ण रूप से अभी क्या नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसको आर्टिकल 23 के अंतर्गत क्या कर दिया गया है, निषेध कर दिया गया है पूर्ण रूप से। आगे आता है हमारा आर्टिकल 24। अब आर्टिकल 24 भी हमारा शोषण के विरोधी है। इसमें कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को कारखानों में क्या नहीं करा जाएगा, उनके कारखानों में काम करने पर रोक है। यानी 14 वर्ष से अगर कम उम्र का कोई बच्चा है, उसको किसी भी कारखाने में काम करने पर उसकी रोक है। यानी 14 साल तक से कम वाले उम्र वाले बच्चों को हम क्या नहीं करा सकते हैं, उनसे किसी भी कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं। ये पूर्ण रूप से निषेध है, क्योंकि हमारा जो शिक्षा का अधिकार है वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन देना है। ये माँ बापों का क्या है, कर्तव्य है, या उनका एक मूल कर्तव्य है कि अपने बच्चे को, चाहे वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक का बच्चा जो हो, उसको कंपलसरी एजुकेशन दिलाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ जैसे कि हमारा शिक्षा का अधिकार, इसको 66 संविधान संशोधन 2002 में इसको हमारा एक मूल अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 21A के अंतर्गत। और वही हमारा 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के कारखानों में कार्य करने पर रोक लगा दी गई। तो ये हमारे क्या थे, 24 तक का आर्टिकल। अगला हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। तो 23 और 24 हमारे क्या थे, शोषण के विरुद्ध हमारे अधिकार दिए गए हैं हमको। और जो अगला आर्टिकल आता है वो 25 से लेके हमारे 28 तक का आर्टिकल है, धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं। किसी भी स्वतंत्रता की बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है। अब इसमें किस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता है, उसी को हमको यहाँ पे देखना है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, आर्टिकल जो 25 है, तो अनुच्छेद 25 हमारा कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है कि हम जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, तो उस धर्म के अनुसार हम एक तो अपने धर्म की क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं अपने धर्म को, और दूसरा उस धर्म के अनुसार उसकी पूजा पाठ अर्चना जो भी हमें करनी है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि अपनी धर्म के प्रचार प्रसार हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप देखने को नहीं मिलेगा, यानी राज्य का कोई भी हमको इसमें हस्तक्षेप देखने का नहीं मिलेगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हमारा आर्टिकल 25 आपको याद रखना है। अगला आता है हमारा आर्टिकल 27। तो जो हमारा आर्टिकल यानी अनुच्छेद 27 है, ये कहता है किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए राज्य कर नहीं लेगा। यानी जो हमारा राज्य है, तो राज्य किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए क्या नहीं करेगा, कर नहीं लेगा। अब जैसे हो सकता है, अब हमारा भारत है, इसमें कई सारे धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो हमारा जो राष्ट्र है, तो ये राष्ट्र किसी धर्म के प्रचार को नहीं करेगा, एक तो किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, किसी भी धर्म से क्या नहीं करेगा, कर नहीं लेगा। क्योंकि पहले क्या किया जाता था, कुछ धार्मिक कर हमको देखने को मिलते हैं, जैसे उसमें जजिया एक कर लिया जाता था, तो एक विशेष धर्म वालों से कर को लिया जाता था। तो इससे क्या होता था कि जो भी उस धर्म में धर्म को मानने वाले लोग थे, वो धर्म को क्या कर देते थे, परिवर्तन कर देते थे, क्योंकि उनसे इतना अधिक कर लिया जाता था, जिस कारण से वो क्या करते थे, अपना धर्म परिवर्तन करते, किसी अन्य धर्म को मान लेते थे। तो इस कर को नहीं लगाने का कारण भी यही है, क्योंकि लोग क्या नहीं कर रहे, अपने धर्म को छोड़े ना, उनको कोई दबाव ना हो सरकार का। इसलिए यहाँ पे एक सरकार के लिए एक स्पेशल निर्देश दिया गया है कि किसी भी धर्म को वृद्धि के लिए राज्य कर नहीं लेगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 27 हमारा क्या कहता है, धार्मिक वृद्धि के लिए कर नहीं लिया जाएगा यहाँ पे किसी सरकार के द्वारा। अगला आता है हमारा 29 और 30। 29 और 30 क्या है, हमारे जो शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता की बात होती है, हमारी शिक्षा और स्वतंत्रता की, वो होती है आर्टिकल 29 और 30 में। और 29 क्या कहता है, जो अल्पसंख्यक है वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का उनको अधिकार देता है। अब यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है, यानी जिनकी संख्या बहुत कम है, वो क्या कर सकते हैं, वो धर्म वाले लोग या जो भी इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो उन लोगों को क्या है, अपनी संस्कृति है, उनकी शिक्षा है, उनकी लिपि है, तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए उनको एक अधिकार दिया गया है कि वो अपनी भाषा को बचा सके, अपनी लिपि को बचा सके, अपनी संस्कृति को बचा सके। इसके लिए उनको आर्टिकल 29 हमारा कहता है कि अल्पसंख्यकों की अपनी भाषा जो भी है, उनकी अपनी लिपि जो है, उनकी संस्कृति जो है, उनको बनाए रखने का एक अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 29। और 30 क्या कहता है, ये भी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों का प्रबंधन का अधिकार देता है। आप देखो यहाँ पर भाषा, लिपि और संस्कृति की बचाने की तो बात कहती गई, लेकिन इनको कैसे बचाया जाएगा। हो सकता है वो कोई शिक्षण संस्थान खोल दे अपनी भाषा का,
अपनी संस्कृति का, अपनी लिपि का, ताकि यहाँ पर उनको क्या कर सके, सिखा सके और दूसरों को भी, अपने बच्चों को सिखा सके। तो इसके लिए वो शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। इसके अलावा उनका प्रबंधन कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसका भी उनको अधिकार इसके आर्टिकल 30 के द्वारा एक अधिकार दिया गया है। तो ये आपको इतने ध्यान में रखना है। अब देखो आर्टिकल 31 आपको छोड़ा हुआ है। तो आर्टिकल 31 है, इसमें हमारा किस चीज़ का, संपत्ति का अधिकार हमको दिया गया था पहले, लेकिन इसको बाद में क्या कर दिया गया, इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर कर इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको 300A में इसको रख दिया गया है। और आज जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार के रूप में हम इसको देखते हैं। तो अगला हमारा 32 जो आता है, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये एक महत्वपूर्ण क्या है, हमारा अनुच्छेद है, जो बार बार पूछा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता क्या है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार से मतलब है कि अगर हमारे अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, जो भी हमें अधिकार मिले हुए हैं, तो इन अधिकारों का हनन अगर होता है तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है इसमें। तो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल 32 के अनुसार, और इसी को हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये रिट बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इन रिटों को हम क्या करेंगे, अलग से इनको समझने वाले हैं। इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे इन रिटों के लिए, जिसमें वो 5 प्रकार की क्या करते हैं, रिट निकालता है। तो इन रिटों को हम अलग से पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आर्टिकल 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इन्होंने क्या कहा है इस आर्टिकल 32 को, इन्होंने संविधान की आत्मा बताया है। इस आर्टिकल को क्या बताया है, संविधान की आत्मा बताया है इस आर्टिकल 32 को। तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि किसके अनुसार संविधान की आत्मा है आर्टिकल 32। तो इसमें आपको डायरेक्टली याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। अब आता है हमारा भाग 4। अब भाग 4 जो है, हमारे राज्य की नीति के निदेशक तत्व इसमें रखे गए हैं। तो राज्य के जो नीति के निदेशक तत्व हमारे भाग 4 में रखे गए हैं। ये 36 से लेकर 51 तक के हमारे क्या है, आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं। अब जो नीति के निदेशक तत्व होते हैं, एक तो ये जैसे हमारे क्या है, अधिकार है। तो अधिकार अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसके अलावा हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व है, अगर इनका कोई गवर्नमेंट या कोई सरकार अगर इसका हनन करती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते इनके खिलाफ। तो आपको पहली बात ध्यान में रखनी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकता है। यानी ये कहा जा सकता है ये न्याय योग्य नहीं। तो जैसे हमारे अधिकारों का, अगर किसी भी अधिकार का हनन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अगर कोई हनन करता है, कोई राज्य सरकार या कोई केंद्र सरकार इनका हनन करती है, तो उसमें हमें कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हम इसके खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अनुच्छेद आ जाता है हमारा अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 क्या है, इसको लोक कल्याणकारी राज्य इसको कहा गया है। यानी 38 हमारा क्या कहते हैं कि लोक कल्याणकारी क्या होना चाहिए, राज्य को होना चाहिए। अब लोक कल्याणकारी क्या किसे कहते हैं, जो राज्य अपनी जनता के हित के अनुसार कार्य करे, जनता को जिस प्रकार की जरूरत है उस प्रकार से वो अपने कानून बनाए, उनके अनुसार अपने कानून को लागू करे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य बोलते हैं। यानी जो लोगों के कल्याण के बारे में कार्य करे, उसी को क्या कहा जाता है, हमारा लोक कल्याणकारी राज्य। फिर इसमें एक आर्टिकल और जोड़ा जाता है, जो हमारा 39A है। 38 के बाद हमारा 39A जुड़ता है, ये संवैधानिक संशोधन करके जोड़ा जाता है। तो इसमें हमारा 42वां संविधान संशोधित करके आर्टिकल 39 को जोड़ा गया, और आर्टिकल 39A है ये, तो ए इसमें जोड़ा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया, और निःशुल्क विधिक सहायता इसमें जोड़ी गई। यानी निःशुल्क क्या दी जाएगी, विधिक सहायता दी जाएगी। तो वही आर्टिकल 39A के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। अगला हमारा आ जाता है 40वां जो हमारा क्या है, आर्टिकल है, यानी अनुच्छेद है, कहता है कि ग्राम पंचायत का गठन की बात करता है। यानी 40वां अनुच्छेद क्या कहता है, ग्राम पंचायत के गठन किया जाएगा। तो जैसे कि ये हमारा जो ग्राम पंचायत के गठन में हम देखते हैं कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन देखते हैं, जिसमें हमारा नगर निकाय और नगर निकाय हो गया। उसके अलावा हमारे ग्राम पंचायत भी, इन चीज़ों को क्या करा गया, जोड़ा गया। तो हमारे आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायत का क्या करना चाहिए, गठन करना चाहिए। ये कोई भी राज्य सरकार है उसको अपनी ग्राम पंचायतों के लिए उनका गठन करना जरूरी है, ताकि जो हमारा शासन प्रशासन है उसका विकेंद्रीकरण किया जा सके, उसका विस्तार किया जा सके, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपने शासन में क्या हो सके, भागीदारी हो सके। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि ग्राम पंचायत का गठन कौन से आर्टिकल में है, तो आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 40 हमारा क्या है, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अब आता है हमारा आर्टिकल 43B। जो 43B है ये सहकारी समितियों की बात करता है। तो 43B का मतलब है कि ये संशोधन करके जोड़ा गया है। तो 97वां संविधान संशोधन किया जाता है 2011 में, और संविधान में एक भाग जोड़ा जाता है 9B। तो 9B भाग जोड़ा गया है सहकारी समितियाँ।
तो कब जुड़ा है? 2011 में जुड़ा। और कौन सा नंबर का संशोधन था ये? 97 नंबर का क्या था? संविधान संशोधन था। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको सहकारी समितियाँ याद रख लेना है। दूसरा इसका भाग याद रख लेना, भाग 9 में 9B में इसको रखा गया है सहकारी समितियों को। और आर्टिकल कौन सा है? 43B हमारा क्या है? आर्टिकल है। और कब होता है? 2011 में होता है। 97 नंबर का संविधान संशोधन है। अब आता है हमारा आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता। जैसे कि इसके बारे में आपने सुना ही होगा। ये जो समान नागरिक संहिता है, जो भी किसी राज्य में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, उन लोगों को एक समान की क्या होनी चाहिए? उनकी नागरिकता होनी चाहिए। उनका एक प्रकार का उनके लिए कानून होना चाहिए, एक प्रकार के नियम कानून वहाँ पर होने चाहिए। तो आर्टिकल 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो समान नागरिक संहिता जैसे कि गोवा में ये पहले से ही लागू थी, और वर्तमान ये उत्तराखंड में भी क्या कर दिया गया है? इसको एक कानून बना दिया गया है। उत्तराखंड में भी समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि उत्तराखंड पहला हमारा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता के लिए क्या बनाया है? कानून बनाया है। तो उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है इसके मामले में। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि जो आर्टिकल 44 है वो किससे संबंधित है? वो आपको याद रखना है समान नागरिक संहिता से है। तो और गोवा और उत्तराखंड में यह भी लागू है। इसके अलावा हमारा अब आता है आर्टिकल 47। तो आर्टिकल 47 है, इसमें पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल की बात होती है। अब जो राज्य सरकार होगी वो क्या करेगी? उस राज्य में रहने वाले जो भी लोग हैं उनके एक तो पोषण का ध्यान रखेगी, उसके अलावा उनका स्वास्थ्य का देखभाल रखेगी, उनको अच्छा पोषण मिल सके, वहाँ पर रहने वाले लोगों को उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, उनका अच्छी शिक्षा हो। तो इस पर राज्य सरकार की क्या हो गया? जिम्मेदारी होगी। वो क्या होगी? वो अपने उसमें रहने वाले लोगों का पोषण और स्वास्थ्य का क्या करे? देखभाल करे। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं शराबबंदी। अब शराबबंदी इसमें सरकार को देखना चाहिए कि जैसे ये शराब क्या है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे क्या होता है कि स्वास्थ्य खराब होता है। तो इसको इसमें क्या करना चाहिए? सरकार को इसको बंद करना चाहिए। लेकिन ये क्या नहीं है, अब हम इनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट या उसमें जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार का कार्य होता है, कहाँ कहाँ शराबबंदी होती है, यह आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल किसकी जिम्मेदारी है? सरकारों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये सब चीज़ वो नहीं करती हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि शराबबंदी आपने आज तक देखी नहीं होगी। तो इसके अलावा हमारा आता है 48A। तो 48A एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें हमारा राज्य पर्यावरण क्या करेगा? संरक्षण करेगा। जो राज्य है वो पर्यावरण संरक्षण के कार्य करेगा, जिसमें हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं, इसमें हम राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। तो इनको संरक्षित किया गया है, वहाँ का पर्यावरण को बचाया सके, पर्यावरण में रहने वाले वन्य जीवों को संरक्षित किया जा सके। तो इसके लिए 48A आर्टिकल जोड़ा जाता है 42वां संविधान संशोधन करके। कब जुड़ता है? 42वां संविधान संशोधन किया जाता है 1976 में। और एक आर्टिकल जुड़ता है इसमें 48A, और किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि जो पर्यावरण संरक्षण का कार्य है वो कौन से आर्टिकल में है? तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 48A के अंतर्गत इसको रखा गया है। अब आता है हमारा आर्टिकल 50। तो जो आर्टिकल 50 है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है, जैसे न्यायपालिका मतलब हमारा न्याय व्यवस्था जो है, और जो कार्य व्यवस्था है हमारी देश की, तो उन दोनों के बीच में कुछ अंतर होना चाहिए। यानी कार्यपालिका अपना काम करे और न्यायपालिका अपना काम करे, एक दूसरे के काम में वो हस्तक्षेप ना करे। इसलिए इनका पृथक्करण की बात कौन से आर्टिकल में होती है? आर्टिकल 50 में इनकी पृथक्करण की बात होती है। अगला हमारा आ जाता है आर्टिकल 51। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात होती है इसमें। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी भारत की विदेश नीति। तो इसी के आधार पर हमारी क्या बनती है? भारत की विदेश नीति बनती है। तो हमारा अगर सीधे प्रश्न पूछेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात होती है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो आप डायरेक्टली याद रखें इसको। अनुच्छेद 51 में हमारी अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। और दूसरा क्या है इसकी? भारत की जो विदेश नीति है। अब किस प्रकार की भारत की विदेश नीति है? उसमें आपने एक आंदोलन का नाम सुना होगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन। यानी गुट निरपेक्ष का क्या मतलब है? भारत किसी भी गुट में नहीं ज्वाइन नहीं करेगा। जैसे हम देखते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके बाद से हमारा एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जिसमें हम शीत युद्ध को देखते हैं। एक साइड रूस और अमेरिका, ये दो अलग अलग बन जाते हैं, गुट बन जाते हैं। कुछ देश अमेरिका के साथ हो जाते हैं और कुछ रशिया के साथ हो जाते हैं। तो एक शीत युद्ध की जैसा दौर हम देखते हैं। तो उसमें भारत हो गया, भारत के साथ मिलकर कई अन्य देश मिलकर क्या करते हैं? एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। और यही भारत की क्या हो जाती है? विदेश नीति का एक मुख्य मुद्दा हो जाता है कि भारत की विदेश नीति किस प्रकार की है? गुट निरपेक्ष आंदोलन हम आज भी देखते हैं। भले आज इसका वर्तमान में इसका महत्व कम हो गया है, लेकिन ये एक प्रकार का क्या है? जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसने अपनी भूमिका निभाई इस शीत युद्ध के दौर में, और बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने क्या किया? काम किया। तो अब हम यहाँ पे जो आर्टिकल हैं हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और दूसरा आपको हम अगला जो पढ़ने वाले हैं इससे कंटिन्यू हम इसको करेंगे, इस आर्टिकलों को 395 जो अनुच्छेद हम उनको टोटली देखने वाले हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। और आपको कुछ प्रश्न बताने हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बताने हैं हमारे स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से लेके कहाँ तक दिया गया है हमें,
और आपको बताना है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं क्या ये न्याय योग्य हैं या नहीं है। तो 2 प्रश्न आपसे हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न हो इस टॉपिक से तो आप उसको भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।